हाय एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसके बारे में जनरली स्पीकिंग ऐसा इंप्रेशन मैंने देखा हुआ है स्टूडेंट्स में होता है कि इसे अक्सर छोड़ के जाते हैं या इसका कोई पार्ट हम लोग इसे इग्नोर करके जाते हैं। और उसके पीछे का कारण ये है कि इसके पीछे जो कैलकुलेशंस होते हैं उसका कई बार हम लोग लॉजिक ही नहीं डाइजेस्ट कर पाते कि क्या है। हम कर तो रहे हैं कैलकुलेशन, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसका इलाज हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो ध्यान से आप लोग सारे बातें मैं जो यहाँ पे कहने जा रहा हूँ इसको अच्छी तरह से सुनिएगा। आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन देन। दोस्तों जब मैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करता हूं तो एलिमेंट्स में जैसा कि आपको मालूम होगा सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट पे फोकस करते हैं, देन इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हुआ ओवरहेड्स, है ना। डायरेक्ट कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। करेक्ट। हमने इसके पहले के दो सेशंस में फोकस किया ऑन डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। अब हम लोग फोकस करने जा रहे हैं ऑन डायरेक्ट लेबर। प्लीज अंडरस्टैंड, जब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट कह रहा हूं तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। किसी जमाने में एम्प्लॉय कॉस्ट ऐसा नाम नहीं था, यहाँ पे इसे लेबर कॉस्ट कहा जाता था। ठीक है। अब जितने किताबें बने सब जगह पे उन हिसाब से इनकॉर्पोरेट हो गए, सभी जगह पे लेबर कॉस्ट ऐसा बोलने लगे। फिर कुछ लोगों को ना थोड़ा बुरा लगने लगा। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट बोलने पे लोगों को ऐसा लगने लगा लेबर मतलब ह्यूमन एफर्ट्स। अब ह्यूमन एफर्ट्स मतलब जो एसी में अपने खुद के पर्सनल केबिन में बैठ के काम कर रहा है वो भी तो ह्यूमन एफर्ट्स ही डाल रहा है ना। तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लगने लगा, बोला मैं लेबर हूं। वो लेबर वर्ड थोड़ा ना पिंच कर रहा था लोगों को। तो एज अ रिजल्ट सीएएस में जब आप देखोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब आप देखोगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसे चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, तो अच्छी बात है। दैट इज अ गुड नेम, बेटर नेम। ओके। तो आगे से हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट ऐसे सिनोनिमसली हम लोग यूज करते हुए रहेंगे। तो आप लोग प्लीज इस बात को देखते हुए चलना। इट्स ओके, आप लेबर कॉस्ट भी कहो तो भी चलेगा, वन एंड द सेम। ठीक है, बट बेटर नेम इज एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि डायरेक्ट हम लोग सिर्फ डायरेक्ट वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट वाले पार्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे सर? क्योंकि इनडायरेक्ट वाला पार्ट विल बी कवर्ड इन ओवरहेड्स, नॉट हियर। ओके, सिंपल। चलिए, तो सबसे पहली बात, सर ये कैसे समझेंगे कि ये डायरेक्ट है? ठीक है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप लोग यहां आ जाए। यहाँ पे शुरुआत में वही बोला गया है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या होता है। एंड सेकेंडली यहाँ पर वही बात जो मैंने डायरेक्ट मटेरियल में कहा था फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि सर हम यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन में फोकस नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे एक और चीज पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज कंट्रोल या रिडक्शन इन द एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, दैट इज आवर अल्टीमेट गोल। ठीक है, तो हम लोग वो सब चीजें यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सर ये सब क्यों जरूरी है? फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे आपको यहाँ पे एक तो कंट्रोल करना है, दूसरा कई बार मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में काम में आता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हम लोग ओवरऑल कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए, तो वहां पर ये सब एक रोल प्ले करते हैं। तो आप अभी फिलहाल इसके बारे में मत सोचो, लेकिन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या इवन वेरिएबल कॉस्टिंग फॉर द टाइम फॉर द सेक, वहां पे आप लोग देखोगे कि जो इन्वेंटरी होता है उसे हम लोग वैल्यू करते हैं एट अ कॉस्ट विच इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, विच इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर। सो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे इन्वेंटरी कॉस्ट, इन्वेंटरी वैल्यूएशन को भी इफेक्ट करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए एनीवेज, तो हम लोग अभी अगर जंप करके आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ देखना, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट मेड इन कैश एज वेल एज इन काइंड। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात सिंपल सा है, अगर एम्प्लॉय कॉस्ट में पे कर देता हूं तो बहुत ही बढ़िया। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट या वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। और अगर मैं मान के चलो पे नहीं कर रहा हूँ, इन मतलब पेबल है, ये भी तो हो सकता है ना पेबल हो, देन ऑल्सो सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, वेजेस पेबल, ऐसा किया जाता है। एंट्री तो होती है, अकाउंटिंग कब कब होती है, भले भले इसके पैसे दिए हो या ना दिए हो, अक्रूवल बेसिस फॉलो किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार इन काइंड भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने, जैसे मान के चलिए हमारी मिठाई की दुकान है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी की जगह मिठाई बांट दी है। सर सैलरी जितने अमाउंट का मिठाई, अरे अज्यूम करने में क्या जा रहा है, ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा बोला कि चल एक महीने की सैलरी नहीं देंगे और तुझे एक साल तक जहां से जो भी जैसा भी मिठाई की जरूरत पड़ेगी तुझे मिठाई दे देंगे। ऐसा कुछ तो भी हुआ है। ठीक है, तो जो भी हो रहा है वी आर पेइंग इन काइंड, तो इसे भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। किडिंग मी? अच्छा जी, तो ये तो हुआ सबसे पहले एम्प्लॉय कॉस्ट में, कैश में हो काइंड में हो सब रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पे हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। तो ये कैसे समझा जाएगा सर? तो इस जगह पे हमें करना है फोकस।
ठीक है, यहाँ पे हमें करना है फोकस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे वहां पे क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है इफ इट इज इजिली ट्रेस्ड टू द प्रोडक्ट, तो फिर वो डायरेक्ट कॉस्ट है। दूसरा, इट इज अ मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, तो फिर ये डायरेक्ट कॉस्ट है। एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, तो फिर ये डायरेक्ट कॉस्ट है। मतलब क्या हुआ, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आपको इजीली समझ में आ रहा है कि यार इट कैन बी ट्रेस्ड विद द प्रोडक्ट। जैसे मान के चलिए मैं शर्ट बना रहा हूँ, शर्ट बनाने के लिए जो क्लॉथ लग रहा है दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड। आप एक शर्ट बनाते हो तो कुछ मीटर आपको क्लॉथ लगता है। अब डिपेंड करता है किसके लिए शर्ट बनाना जा रहा है उसके ऊपर, है ना? तो जो भी हो, अगर अच्छा खासा तगड़ा बंदा है मेरे जैसा, तो ज्यादा क्लॉथ लगेगा। एकदम दुबला पतला है तो कम लगेगा, एज द केस में भी। बट कहना इससे कि भाई मैं इजीली ट्रेस कर पाता हूँ कि एक शर्ट बनाने के लिए मुझे कितना क्लॉथ लगता है और उसके पीछे कितना खर्चा लगता है। गेटिंग मी? तो ये जैसे मैंने मटेरियल के बारे में कहा, अब इसी तरह से सोच के देखो, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। तो ये एम्प्लॉयज में से कोई सेल कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन एक बंदा है जो ये शर्ट को बना रहा है, दैट इज द टेलर। करेक्ट? तो ये जो टेलर इसको बना रहा है उसको भी तो पैसे दे रहे हैं, दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड विद द कॉस्ट। गेटिंग मी? तो एज अ रिजल्ट ये चीज को क्या माना जाएगा? डायरेक्ट लेबर। ठीक है? इसी तरह से इट इज अ मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। सो दोस्तों, यहाँ पर ये एक मेजर पोर्शन होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का, और वो होता भी है जनरली स्पीकिंग। सस्ते नहीं होते एम्प्लॉइज, है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा इट कैन बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, जो मैंने अभी अभी कहा, तो ये आपको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान में रखना है जिसकी मदद से आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है? ओके। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जिसमें मैंने कुछ बातें आपके लिए लिख के रखे हुए हैं जिससे आप लोग को ये समझने में बहुत हेल्प होगा। तो दोस्तों, ये चार्ट की मदद से आपको मैं बहुत सारा थियरी कवर अप करवा दूंगा। आप लोग यहाँ पर जरा ध्यान से इस चार्ट को रेफर कीजिए। ओके, चलिए। सो यहाँ पर जब मैं लेबर कॉस्ट रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करता हूँ, तो कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं सर? एक तो होता है एचआर डिपार्टमेंट, एक होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं रहता, अभी बताऊंगा आपको। इसके अलावा एक होता है टाइम कीपिंग एंड पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल का नाम शायद फिर भी सुन रखा होगा आपने। ठीक है, अब एक एक करके वन बाय वन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात, एचआर डिपार्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। भाई एचआर डिपार्टमेंट ही तो रिक्रूटमेंट्स करता है ना? सबसे पहले इंटरव्यू देने कहाँ जाते हैं? एचआर डिपार्टमेंट में जाते हैं। अप्रेजल के लिए कहाँ जाते हैं? एचआर डिपार्टमेंट में जाते हैं। छुट्टी चाहिए कहाँ जाते हैं? एचआर डिपार्टमेंट में जाते हैं। सो दोस्तों, एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या है? सही आदमी को सही जगह पे रिक्रूट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको काम सिखाना। ठीक है? फिर उनको आगे ले जाने के लिए जो भी है, अगर काम ठीक से नहीं करना उसको निकालना, या उसको अप्रेजल देना, उसको प्रमोशन देना, आगे ले जाना, है ना? दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है? चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद मैं सीधा जंप करके पहले आता हूं टाइम कीपिंग एंड पेरोल डिपार्टमेंट में। अब ये क्या होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई फैक्ट्री को इमेजिन कीजिए, फैक्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और उनको आप पैसे दे रहे हो। तो कैसे पैसे दे रहे हो? डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दे आर कमिंग टू द फैक्ट्री, तो हम लोग वो टाइम नोट करते हैं, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि इनको आवरली पे किया जाता है। तो इमेजिन आपने एक फैक्ट्री ओपन किया और आपको अपने एम्प्लॉय को मान के चलियो 500 रुपए पर आवर देना है, 500 रुपीज पर आवर। ठीक है? अब इमेजिन कीजिए कि आप 500 पर आवर देने वाले हैं। तो जो एम्प्लॉय आके बोलता है सर मैंने ना 100 घंटे काम किए, तो बोला अच्छा 100 घंटे, ठीक है चलो 100 × 500, बिंदास आप दे दोगे कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे? कितने घंटे काम किया इसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना? सर हमेशा अवरली नहीं होता, जरा सोच के देखिए, कई बार मंथली पेमेंट भी होता है। अब मंथली पेमेंट में भी कहना है कि अटेंडेंस मेंटेन किया जाता है प्रॉपर, है ना? आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। पुराना जमाने का अगर तरीका बताओ तो रजिस्टर मेंटेन किया जाता था जिसमें साइन करना होता था कितने बजे एंटर किए, है ना? आजकल बहुत सारे नए नए टेक्निक्स आ गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज एक कार्ड रखते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। वो कार्ड को स्कैन करने पे उनका अटेंडेंस मार्क हो जाता है। या फिंगरप्रिंट वाला देखा होगा शायद आप लोगों ने कुछ कुछ जगह पे, वो फिंगरप्रिंट स्कैन करने पे उनका अटेंडेंस मार्क हो जाता है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो ऐसे अलग अलग तरह से हम लोग उनका अटेंडेंस मेंटेन करते हैं कि भाई कितने दिन प्रेजेंट था और कितने बजे आया कितने बजे गया। ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसी को हम कहते हैं टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है? लेकिन दोस्तों, सिर्फ टाइम कीपिंग से काम नहीं होता। बात तो समझो। आप अगर किसी एम्प्लॉय की बात करते हैं, ये ना फैक्ट्री के अंदर मस्त टाइम पे आ गया, ठीक है, इनफैक्ट बिफोर टाइम ही आ गया। अभी बिफोर टाइम आने के बाद बीड़ी पी रहा है, इधर उधर जाके गप्पे मार रहा है ना? लोगों को कंपनी के अगेंस्ट में भड़का रहा है, ऐसे काम कर रहा है।
आधा टाइम तो इधर उधर कुछ और करने नहीं, काम तो कर नहीं रहा, इधर उधर घूमे जा रहा है, बढ़िया। इसको आप ईमानदारी से पैसे दोगे पूरा? नहीं ना कहीं तो कुछ अपने को देखना होगा ना कि कौन अच्छा है एम्प्लॉय, कौन बेकार एम्प्लॉय है। ये भेदभाव तो करना पड़ता है ना, तभी तो अप्रेजल होता है। तो एज अ रिजल्ट हम एक बार फैक्ट्री में आ गया तो उसके बाद ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि भाई इसने कौन से काम में कितना टाइम दिया। करें नहीं? तो इसने कितने देर कौन सा काम किया, इतने देर ये काम, उतने देर वो काम। इसने 1 घंटे में इतने प्रोडक्ट बनाए, 2 घंटे में इतने बनाए। ठीक है, ये सारी चीजें मेंटेन की जाती है। इसने लंच ब्रेक कितने देर का लिया, इसने टी ब्रेक कितने देर का लिया, इसने और कोई ब्रेक कितने देर का लिया। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम बुकिंग। डिफरेंस पूछते कई बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग? व्हाट इज टाइम कीपिंग? भाई कितने बजे आया, कितने बजे गया, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करना। व्हाट इज टाइम बुकिंग? भाई आ तो गया, लेकिन किया क्या, कौन से डिपार्टमेंट में गया, क्या काम किया, कितने यूनिट्स बनाए, लंच ब्रेक कितना लिया। दिस इज टाइम बुकिंग। आई होप समझ गए आप लोग। ओके, अब इसके बाद पेरोल। पेरोल डिपार्टमेंट में क्या होता है भाई, अलग अलग एम्प्लॉयज का, दिस इज अ वेरी सिक्रेटिव डिपार्टमेंट है ना, सबके अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि सबको क्या दिया जा रहा है ये सबको नहीं बताया जाता। ठीक है, मैं आपको बेसिक इतना दे रहा हूँ, अलाउंस उतना दे रहा हूँ, तो किसी और को भी उतना ही अलाउंस दे रहा हूँ, पक्का नहीं है। ये बात अगर सब लोगों में लीक हो गया ना तो झगड़े हो जाएंगे, फिर आप आके बोलोगे अरे मेरे को भी नहीं दिया, वो बंदे को आप दे रहे हो अलाउंस, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे भी चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो ये बड़ा सिक्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, ये लीक नहीं करता इंफॉर्मेशन। तो एनीवेज ये सब हुआ। ठीक है, अब आ गए नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, इस पे फोकस करते हैं। ये जो डिपार्टमेंट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग, है ना, तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स का डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स। ठीक है, अब ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स अलग अलग तरह के ये एक्सपर्ट्स होते हैं, तो अपना एक्सपर्टिज्म लगाएंगे और अलग अलग चीजें यहाँ पे फिक्स करते हैं। इनका काम क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, टाइम एंड मोशन स्टडी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब पे, थियरी क्वेश्चंस। एक एक करके देखते हैं। टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है, यानी ये एक्सपर्ट्स है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं ऑफ द काम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बात सोच के देखो, किसी भी एम्प्लॉय को कितने पैसे दोगे आप बताइए। एक एम्प्लॉय आपके पास आया, कितने पैसे दोगे बताओ। सर ऐसे कैसे बता दूं, 1 मिनट पहले ये तो बताओ काम क्या करवाना है ना। अगर काम बहुत डिफिकल्ट है तो ज्यादा पैसे देंगे, काम अगर हल्का फुल्का है तो कम पैसे देंगे। बात समझ रहे हो? काम में बहुत सारा मेहनत लग रहा है तो ज्यादा पैसे देंगे, काम में कुछ कम मेहनत लग रहा है कम पैसे देंगे। अरे दोस्तों एक बात आप खुद ही सोच के देखो, आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं? ऐसे ही कुछ होता है ना। अगर क्वेश्चन हार्ड है तो मार्क्स ज्यादा होंगे, अगर क्वेश्चन इजी है तो मार्क्स कम होंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है ना। तो दोस्तों आपको अगर पैसे देने हैं तो पहले अपने को नेचर ऑफ जॉब, द क्वांटम ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें स्टडी तो करने होंगे ना। तो ये सारी चीजें स्टडी ये डिपार्टमेंट करता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले टाइम एंड मोशन स्टडी, एक एक करके देखते हैं। टाइम स्टडी, तो आप देख रहे हैं वहां पे क्या लिख के रखा है मैंने, टाइम स्टडी इज कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा, यानी नहीं, तो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना वक्त लगने वाला है, दैट इज व्हाट इज टाइम स्टडी। तो व्हाट इज मोशन स्टडी, कितने स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, यानी कितने एक्टिविटीज में ये काम खत्म होगा। ओके, सो ये हो गया टाइम एंड मोशन स्टडी, एज सिंपल। ठीक है, अगला मुझे क्या दिख रहा है, वर्क स्टडी, और उसके बाद वर्क मेजरमेंट। मैंने ये दोनों के साथ के बीच में लिख के रखा है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो ये जो होता है वर्क स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, इनकी मदद से हम फिक्स करते हैं, मतलब ये डिपार्टमेंट फिक्स करते हैं स्टैंडर्ड्स। अब ये स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं सर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों एक बात बताओ, आप मान के चलो कोई एक पर्सन को जज करना चाहते हो, अप्रेजल, है ना, जज करना चाहते हो कि इसको अप्रेजल दे कि नहीं दे। ठीक है, कैसे जज करोगे बताओ, शक्ल देख के जज कर लोगे? नहीं ना। कैसे जज करोगे, वो बंदा मुझे टेबल के नीचे से कितने पैसे दे रहा है उसके, सॉरी 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 सॉरी, गलती से सच बोल दिया, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, व्हाट हैपेंस, देखा जाएगा ना कि भाई तेरा परफॉर्मेंस कैसा है, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, गेटिंग मी। अ गुड परफॉर्मर शुड बी रिवॉर्डेड, अ बैड परफॉर्मर शुड नॉट बी पनिश्ड, बट एट द सेम टाइम शुड नॉट आल्सो बी रिवॉर्डेड। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आराम से समझने की कोशिश करता है। सबसे पहले मैं नेचर ऑफ वर्क को स्टडी करूंगा और उस बंदे को कितना वक्त लगना चाहिए ये भी स्टडी करूंगा, और उसकी मदद से फिक्स करूंगा
स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड टाइम। ओके, व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ओके, तो क्या होना चाहिए? यहां पे मैनेजमेंट अपने हिसाब से बोल देगा, मेरे हिसाब से एक दिन में आदमी ने 24 घंटे काम करना चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मान के चलिए हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना वक्त लगना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जैसे मान लो मैं प्रोडक्ट XYZ बना रहा हूं, ये बनाने के लिए मुझे लगने चाहिए, लेट अस अज्यूम, सपोज अराउंड 1 आवर, ठीक है। तो 1 आवर इज द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस दीज मेनी यूनिट्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। अब इसी तरह से ये एक और चीज हो सकता है कि मान के चलिए जैसे मैं 1 घंटे में कितने यूनिट्स मैंने बनाने चाहिए। जैसे मान के चलो मैं कहता हूं कि 1 घंटे में 3 यूनिट्स बन जाने चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग स्टैंडर्ड बताएंगे कि यार इतने गिवन टाइम में कितना आउटपुट होना चाहिए, या एक आउटपुट बनाने के लिए कितना वक्त लगना चाहिए। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स ये लोग हमें डिसाइड करके देते हैं। दैट इज व्हाट इज रिटन देयर, ठीक है। ओके, अगला जॉब इवैल्यूएशन और उसके साथ है मेरिट रेटिंग। वन बाय वन। जॉब इवैल्यूएशन, काम कितना कठिन है, कितना डिफिकल्ट है। ओके, सीधी सी बात है भाई, पैसे जितना डिफिकल्ट जॉब होगा उतना ज्यादा होगा, जितना हल्का फुल्का जॉब होगा उतना कम होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देख रहे हैं कि काम का डिफिकल्टी लेवल क्या है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज जॉब इवैल्यूएशन। और उसी के साथ नेक्स्ट आ गया मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग इज बेसिकली रिलेटिंग टू अप्रेजल। मेरिट रेटिंग इज मेरिट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज में मेरिट रेटिंग किया जाता है, जो किया जाता है अप्रेजल के वक्त में, आपको भी पता होगा, राइट। तो हम लोग ये देखते हैं कि हु इज बेस्ट, हु इज सेकंड बेस्ट, हु इज थर्ड बेस्ट, एंड अकॉर्डिंगली द अप्रेजल इज डिसाइडेड। मेरिट रेटिंग जा रहा है दिमाग में? यस। अब ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अपना जो काम करते हैं, इनकी मदद से हमें अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, और उन इंफॉर्मेशन से ही मुझे पता चलता है अबाउट द एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑल डिफरेंट लॉसेस और कॉस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसमें मुझे कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, लेबर टर्नओवर। व्हाट इज लेबर टर्नओवर? ठीक है, देखो मैंने कहा था ना, एम्प्लॉय लेबर सिनोनिमसली यूज हो रहा है, तो ठीक है चलता है। लेबर टर्नओवर क्या होता है ये? सर लेबर टर्नओवर, टर्नओवर तक का मतलब तो सेल होता है, तो लेबर को बेचना। अरे भाई ऐसा मत सोचो आराम से। लेबर टर्नओवर क्या होता है दोस्तों? लेबर टर्नओवर मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, तो आपके पास अब कुछ एम्प्लॉइज है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आपका वर्क एनवायरमेंट इज रियली वेरी गुड, देन दे विल बी रियली वेरी कंफर्टेबल वर्किंग देयर, राइट। बट इफ द एनवायरमेंट इज नॉट वेरी गुड, देन मे बी दे वोंट कंटिन्यू, दे विल लीव। बात समझ रहे हो? तो वो लोग हो सकता है कि जॉब छोड़ के चले जाए। अब ये जो जॉब छोड़ के चले गए, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें ढंग के एम्प्लॉयज मिले नहीं, हमने निकाल दिया, है नहीं। तो ये जो भी हो रहा है, कहना है से इसकी वजह से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कुछ चेंज आ रहा है। अब इसकी वजह से होता है जबरदस्त लॉस। सर कैसा सर? सोच के देखिए, कोई बंदा अगर छोड़ के चला गया तो उसमें हमारा क्या लॉस है? क्यों लॉस नहीं है? सोच के देखिए, कोई एम्प्लॉय आपके पास आया, आपने उनको बराबर अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया, वो ट्रेनिंग के बाद उन लोगों ने अच्छा खासा मान के चलो कुछ काम किया, मतलब उन्होंने कुछ सीख लिया, फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है। मतलब जितने इनिशियल स्टेज में, आफ्टर गेटिंग ट्रेन, इनिशियल स्टेज में तो गलतियां होती है, सारी गलतियां यहीं पे की उन्होंने। फिर जैसे ही वो ट्रेंड हो गए, उनको ऑफर आया कहीं और से, और हमारा जॉब छोड़ के वो वहां चले गए। अब अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार सोच के देखो, गलत नहीं हो रहा हमारे साथ, है ना। अब ट्रेनिंग हमने दिया, खर्चा हमारा, बाद में वो जो इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था जिसमें सारे गड़बड़ किए उसने, लॉस हमने झेला, और बाद में चला गया कहीं और। सो दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीवन वांट्स फुल्ली ट्रेन्ड पर्संस, है ना। तो हमारे पास कोई आ रहा है और फिर चला जा रहा है, तो इस चक्कर में हमारे कुछ प्रोडक्शन लॉस भी होंगे, और आगे चल के फिर से हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, कोई नया बंदा लाना पड़ेगा, नया बंदे को सिखाने में फिर से टाइम लगेगा। ये जो टाइम का लॉस हो रहा है, कहना से इससे प्रोडक्टिविटी का भी लॉस हो रहा है। हम थोड़े कम यूनिट्स बना पाएंगे, कम यूनिट्स बनाएंगे तो कम यूनिट्स बेचेंगे, प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, ठीक है। तो मैंने लेबर टर्नओवर की तरफ बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि नहीं हो, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये डिपेंड करता है, लेबर टर्नओवर कुछ नॉर्मल भी होते, कुछ एबनॉर्मल भी होते। कहने का मतलब कुछ हमारे कंट्रोल में होते, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, आप कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, इज इट विद इन योर कंट्रोल?
नहीं ना, किसी एम्प्लॉय की डेथ होगी तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप लोग, दैट इज नॉट विद इन योर कंट्रोल। ठीक है? या मान के चलो फीमेल एम्प्लॉयज की शादी हो गई। ठीक है, शादी हो गई, किसी और शहर में जा रहे हैं, कुछ कर सकते हैं आप? आप बोलोगे उसको, अरे मत जा, एक काम कर, पति को वहां पे रहने दो, तू इधर ही रहे। ऐसा थोड़ी ना बोल सकते, गलत है। गेटिंग मी? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसे कुछ चीजें होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। ठीक है? बट एट द सेम टाइम कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने जो एम्प्लॉयज रखे हुए हैं उनका जो सुपरवाइजर है, ठीक है, तो वो जो सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर है मिस्टर हरी साडू। ओके? हरी साडू, हरी, आई मीन नाम बता रहा हूँ, मतलब उसको अपन थोड़ा डिटेल में बोल सकते हैं। हरी, जैसे एच फॉर हिटलर, ए फॉर एरोगेंट, आर फॉर रास्कल, आई फॉर इडियट। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सुपरवाइजर, मतलब सब परेशान है उससे। ठीक है? बड़ा दिमाग खराब करता है, किसी को एक तारीफ वाली बात नहीं करता, ढंग से किसी से बात नहीं करता, सबके बस नेगेटिव चीजें ढूंढे जा रहा है, एक पॉजिटिव बात नहीं कर रहा। नो वन इज हैप्पी, एक के बाद एक सब छोड़ के जा रहा है। ये भैया हमारे कंट्रोल में है? मतलब इतने सारे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, उसकी जगह उस हरी साड़ू को निकाल दो, उसको चेंज कर दो, किसी और को लेके आओ। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे कुछ कुछ चीजें किए जा सकते हैं। है नहीं? तो लेबर टर्नओवर विच इज विद इन योर कंट्रोल, यू शुड कंट्रोल इट। इफ इट इज नॉट विद इन योर कंट्रोल तो क्या कर लोगे यार? कुछ नहीं कर सकते, छड्डो। ठीक है? ओके। नेक्स्ट, आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब क्या होता है? वो वक्त जब एम्प्लॉय है तो सही लेकिन काम नहीं कर रहे। जैसे लंच टाइम, लंच टाइम इज ऑल्सो एन आइडल टाइम। ठीक है? लंच टाइम में वो खाना खा रहे, काम थोड़ी कर रहे। गेटिंग मी? ब्रेक ले रहे, खाना मतलब जो भी है, चाय पी रहे, जो भी पी रहे, तो ये अगेन इज नॉट अ वर्क टाइम ना, काम नहीं कर रहे। कुछ कुछ जगह पे ऐसे होते हैं कि भैया आप रिलैक्स करो, बढ़िया गाने वाने सुनो, आराम करो। या कुछ जगह पे आप देखोगे कि स्पोर्ट्स वगैरह के फैसिलिटीज रहते हैं, जैसे ऐसे चेस वगैरह के रखे रहते हैं, टेबल टेनिस के टेबल होते हैं, कि थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, काम करते करते परेशान हो जाओगे, रिलैक्स कर लो, फिर बाद में आओ। गेटिंग मी? तो वो जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज नॉट वर्क टाइम। तो दैट टाइम इज आइडल टाइम। ठीक है? आइडल टाइम में भी दो तरह के होता है, नॉर्मल, एबनॉर्मल। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल फीमेल एम्प्लॉइज, है ना, उनको ब्रेक दिया गया 10 मिनट के लिए, लेकिन वो 10 मिनट हो गए 1 घंटे, क्यों? उनका गॉसिप चल रहा था। यू नो, वो तुझे पता है उसके साथ ना ऐसा ऐसा हुआ, ये जो भी है, गॉसिप चल रहा है। ठीक है? तो अगर ऐसा गॉसिप चल रहा है तो भाई उसके पैसे हम देंगे, हम तो काम करने के पैसे दे रहे हैं ना। अगर ये ऐसे ही फालतू टाइम पास कर रहे हैं, उसके पैसे क्यों दे? समझ रहे हो बात को? तो अगर हम पैसे दे रहे हैं, दैट इज अ वेस्ट, दैट इज अ लॉस। गेटिंग मी? सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। आइडल टाइम में हमारे पास यूनिट्स नहीं आते, प्रोडक्ट नहीं बनते, लेकिन पैसे देने पड़ते हैं कई बार। ठीक है? उसके बाद ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए अक्सर दुगना पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह लग जाता है तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये हो गया, इस पे भी तो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा लग रहा है ना। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है देन ओके, अगर पर्पस सॉल्व हो रहा है देन ओके, अदरवाइज। ठीक है? ऐसे ही पेमेंट बाय रिजल्ट्स, हम लोग को ये पता चलेगा कि भाई कितने हम लोगों ने जो पैसे दिए उसके रिजल्ट्स मिले और कितने के नहीं मिले। ओके? तो ऐसे बहुत सारे इनपुट्स हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स व्हिच हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है दोस्तों? यहां तक हम लोगों ने सबसे पहले समझ लिया, ये चार्ट की मदद से हम लोगों ने बहुत सारे इनपुट ले लिए। अब हम लोग आ जाते हैं टू द लेबर कॉस्ट कंट्रोल। अब इसके बाद थियरी में बहुत सारी चीजें लिखे हुए हैं, मैं उन चीजों को यहाँ पे ब्रीफ में कवर अप कर चुका हूं, उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें लिखी है जिनको मैं बाद में बताऊंगा आपको, नॉट नाउ। ठीक है? अब इसके बाद आप लोग जंप करके कहाँ आओगे? ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा सा ये नोट्स की मदद से बता रहा हूं, आप लोग सारा समझने की कोशिश करना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, दिस इज कॉन्सेप्ट बिल्डर, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने में आपको यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको कहा, एम्प्लॉय कॉस्ट मैनेजमेंट, मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ इसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉय कॉस्ट, मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय कॉस्ट मैनेजमेंट। क्यों मैनेजमेंट? बिकॉज यहाँ पे हम लोग उसके कैलकुलेशन, उसके कंट्रोल और उसके रिडक्शन, इन तीनों पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल है, पता है? दिस इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? व्हाट इज डिफिकल्ट? टू कंट्रोल और रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। सर कैसे सर? आप सोच के देखो, आपको वेजेस को कम करना है, सैलरी को कम करना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला की चीज क्या आएगा? सैलरी कट, वेजेस कट, यही आएगा ना दिमाग में। अच्छा ठीक है, काट के देखो सैलरी, वेजेस काट के देख लो, देखो क्या होता है। ओके? हर जगह होता है ये चीज, एवरीवेयर। आप घरगुती एम्प्लॉयज की बात करो या फैक्ट्री एम्प्लॉयज की बात करो, देर इज ऑलवेज अ वेरी माइनर, मतलब अच्छा खासा एक
मतलब कोल्ड वॉर समझ सकते हो, बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉय की हमेशा आदत होती है कि कम से कम काम करे और ज्यादा से ज्यादा पैसे लेके जाए, और एम्प्लॉयर की हमेशा आदत होती है कि ज्यादा से ज्यादा काम निकालो और कम से कम पैसे देने पड़े। ये कभी मैच नहीं हो सकता। जैसे आपके साथ नहीं होता, आप लोग सोचते हो कि कम से कम पढ़ाई करके जाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए, है ना? और इंस्टीट्यूट क्या सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, मार्क्स कम से कम दूंगा। ओके, ये कभी मैच नहीं होता। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है कि इसको कंट्रोल कैसे करें। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका पता है कैसा होता है? दोस्तों देखो, पैसा कट मत करो, पैसा उतना ही दो, लेकिन उन्हें मोटिवेट करके काम ज्यादा करवा लो। तो अगर ऐसा हो पाया, तो जैसे मान के चलो मैं 5,000 दे रहा हूं 1,000 यूनिट्स के लिए, मान लो ऐसा, 5,000 फॉर 1,000 यूनिट्स, यानी पर यूनिट 5 रुपए आया। अब ये मोटिवेट करो कि भैया 5,000 रुपए ही दू, वो कट ना करूं, लेकिन भैया 1,000 की जगह मैं 1,250 यूनिट्स बनवा लूं। समझे बात को? अगर मैं ऐसा कर लेता हूं, अगर आई एम एबल टू डू दिस, देन इन दैट केस दिस 5,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन 1,250 यूनिट्स, which will bring down my cost per unit to 4. फर्क देखा क्या हो रहा है? So instead of 5, now my cost per unit will come down to 4. So that is what we need to do here. What we need to do, we cannot cut down the cost, we cannot cut the salary, we cannot cut the wages. What we will be trying to do here is we will try to improve the productivity at the same amount. अगर वही सेम अमाउंट पे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ, ऑटोमेटिकली हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर ले रहे हैं और उसे रिड्यूस भी कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब वन बाय वन अगर मैं एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करूं, तो एम्प्लॉय कॉस्ट को ना हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है टाइम बेस्ड, एक होता है आउटपुट बेस्ड। ठीक है, ये दो तरह से कैलकुलेशन होता है। अब टाइम बेस्ड कैलकुलेशन मतलब आवरली, वीकली, मंथली, दिस इज टाइम बेस्ड। तो इसमें क्या होता है, जनरली स्पीकिंग हम लोग जो भी वक्त लिया है, जो रेट तय किया जाता है वो टाइम बेस्ड होता है। सो वॉट एवर इज द टाइम वर्क मल्टीप्लाइड बाय द टाइम रेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आर्ली पे कर रहे हैं, तो वॉट एवर इज द आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय द आर्ली रेट, दैट्स इट, दिस इज द वेजेस। एंड आउटपुट बेस्ड अगर ये भी हो सकता है कि भाई तू कितनी देर काम कर रहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैंने तुझे टारगेट दे दिए और तू जितने यूनिट बनाएगा उसके हर एक यूनिट के लिए मैं 100 रुपए दूंगा। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, डिपेंड करता है कितने यूनिट्स बनाए, है ना? तो दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट बेस्ड। आउटपुट बेस्ड इट विल बी outputs that he has produced multiplied by something that is called as a piece rate. ओके, आउटपुट रेट। सो दोस्तों यहाँ पे दो तरह के रेट आ सकते हैं, एक है टाइम रेट, एक है पीस रेट। ओके, क्लियर इतना? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें आती है, जैसे बोनस दे सकते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग आइडल टाइम का भी पेमेंट करना पड़ता है, मजबूरी है, ये सब देना पड़ता है। इसके अलावा ओवर टाइम पेमेंट करने पड़ते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के पेमेंट्स आएंगे हमारे पास। दिस इज व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, अब हमें एम्प्लॉय कॉस्ट को क्या करना है, कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है, जितना हो सकता है कम करने की कोशिश करना है। तो ये कैसे करना है? तो इसके लिए सबसे पहली बात, मे बी ट्राई टू मिनिमाइज या जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करो आइडल टाइम, दैट इज अ लॉस। इवन ओवर टाइम ज्यादा पैसा देना पड़ता है, इसे कम करने की कोशिश करो। दूसरा, टाइमली एंड एक्यूरेट रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कुछ ऐसा करो कि बंदा छोड़ के ना जाए यार। ठीक है, और एक्यूरेट मतलब उसके पीछे, ट्रेनिंग के पीछे भी ज्यादा खर्चा ना हो, और सही वक्त रहते रिक्रूटमेंट करो। गेटिंग मी? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा मिनिमाइज अवॉइडेबल लेबर टर्नओवर। जो अनअवॉइडेबल है, जो हमारे बस में नहीं, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उसको तो रोकने की कोशिश की जा सकती है। सो ट्राई टू मिनिमाइज द अवॉइडेबल लेबर टर्नओवर। ठीक है, इसके अलावा मे बी टाइम एंड मोशन स्टडी को देखो, जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो टाइम स्टडी करेंगे, कितना वक्त लगेगा, है ना? और वो कितना वक्त लगेगा वो देखने के बाद वो लोग ये हमें बताएंगे कि भाई ये जो काम है ना, ये इतने देर में भी हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर एक्सपर्ट्स। गेटिंग मी? वो लोग जब उसको देखते हैं कि यार इतना इतना वक्त लग रहा है सपोज, तो वो लोग देखेंगे, वो लोग इतना वक्त नहीं यार, इसमें ना थोड़ा कट कर सकते हैं अपन, तो ये वाला स्टेप कम कर, ये कम कर, ये कम कर, तो भाई साहब इतने वक्त में भी काम हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसमें कई बार हम लोग एम्प्लॉय से ओपिनियन भी लेते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं उनको भी कई बार बहुत सारी चीजें समझ में आते हैं कि सर ये सब ना अननेसेसरी हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नहीं होता कि आपको स्टेप्स लिखवाए गए, आपको ऐसा फील होगा कई बार कि यार ये स्टेप की क्या जरूरत है, इसके बगैर मैं डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकता हूँ। ऐसा ही यहां पर भी होता है कि यार इतने वक्त की जरूरत क्या है, इसमें इतना वक्त बचाया जा सकता है। Are you getting me? So that is what is the result of time study.
इसी तरह से मोशन स्टडी में भी वही है, स्टेप्स इन्वॉल्व। अरे यार ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसको यार ऐसा ऐसा कर दो, तो 2 स्टेप्स हमारे या 3 स्टेप्स हमारे अवॉइड हो जाते हैं, वक्त बचता है भाई, पैसा बचता है उसकी वजह से, नहीं? तो ये सबसे भी हम लोग लेबर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो भाई, और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तभी तो ये समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं हमारे कैलकुलेशन वाले एरिया में। तो यही सब को ध्यान में रखते हुए एक चीज जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, दैट इज लेबर टर्नओवर। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर 1, हमें लेबर टर्नओवर इन रेशियो टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा कि रेशियो टर्म्स में लेबर टर्नओवर कैसा होता है, ये मुझे बताओ। ठीक है, ये हम लोग बताएंगे। अब इसमें रेशियो टर्म्स में सीधा सीधा मतलब ये है कि लेबर टर्नओवर का कारण क्या है, उस पर हाईलाइट करेंगे हम, और वो पर्टिकुलर कारण की वजह से कितना परसेंट लेबर टर्नओवर हुआ, यानी लेबर फोर्स में क्या चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ, ये हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। बहुत सारा आसान है। ठीक है, एंड इसके अलावा एक चीज और आएगा जो हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, वो ये होगा कि कभी कभी हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस लेबर टर्नओवर की वजह से मेरा नुकसान क्या हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूँ इतना इतना लेबर टर्नओवर हुआ, तो बहुत सारे जन बोलेंगे हाँ तो, बोले अरे हाँ तो ठीक है भाई, लेकिन उसको जब पैसों की भाषा में बोलोगे ना कि भाई इतने करोड़ का नुकसान हो गया, तब समझेगा वो। तो वो कितने मॉनेटरी टर्म्स में हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, तो वो देखना है। इसके अलावा बाकी सब चीजों के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर डिजाइनिंग करना है कि भाई कितना वेजेस देना, कितना पेमेंट करना है हम लोग को डायरेक्ट लेबर को, तो दैट शुड बी इन अ प्रॉपर डिजाइन मैनर। ठीक है, तो वो सीखेंगे हम लोग। तो ये है हमारा मेन, लेकिन इसमें एक एक करके शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टू लेबर टर्नओवर। ओके, तो लेबर टर्नओवर में मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार सिखा देता हूं आज के इसमें। एक आधा सम लेके आपको ये समझा दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, विदाउट सम तो समझ में आएगा नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके डिटेल्ड कैलकुलेशन में Q&A सीरीज में कवर अप करूंगा। ठीक है, अभी पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए, लेबर टर्नओवर क्या होता है सर? लेबर टर्नओवर में अलग अलग तरीके मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है सेपरेशन मेथड, एक मेथड होता है रिप्लेसमेंट मेथड, एक होता है एडिशंस मेथड। ठीक है, अब ये क्या है सर? देखो आराम से। सेपरेशन बोले तो मैं फोकस कर रहा हूं ऑन हाउ मेनी पीपल लेफ्ट, वॉट एवर बी द रीजन, छोड़ के कितने गए। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो दैट द रीजन। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या? अच्छा, लेफ्ट मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेपरेशन में लेफ्ट मतलब अपने मर्जी से छोड़ के गए, सिर्फ यही नहीं, इवन आई एम कंसर्न विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट वर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब जो खुद छोड़ के गए वो भी, और डिस्चार्ज मतलब जिनको मैंने निकाल दिया वो भी। ठीक है, तो ये दोनों को पकड़ के आएंगे सेपरेशन। ठीक है, अब इसी तरह से रिप्लेसमेंट्स, नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई गाया तो वो जगह, वो वैकेंसी क्रिएट हो गया ना, वो वैकेंसी को फिलअप करने के लिए कोई आया भी। अब जरूरी थोड़ी कि 50 गए तो 50 ही आए, कम भी हो सकता है, 30 ही जना है। गेटिंग मी? तो रिप्लेसमेंट मतलब फिलिंग अप द वैकेंसी कॉस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन, दैट इज व्हाट इज रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर नया बंदा आ गया तो इसमें क्या नुकसान है, इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? अरे भाई नया बंदा है, ट्रेनिंग तो उसको भी देना पड़ेगा, खर्चा तो वहां भी आएगा, गड़बड़ तो वो भी करेगा शुरुआत में, ये भी तो लॉस है। ठीक है, कोई ट्रेंड बंदा छोड़ के गया, दैट इज ऑल्सो लॉस। और एक नया बंदा आया एकदम रॉ, कच्चा, गेटिंग मी? तो वो भी मेरे लिए नुकसानदायक ही है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी तरह से मैं एडिशंस की बात कर रहा हूं, तो सर एडिशंस में तो रिप्लेसमेंट आ गए ना? नहीं, समझने की कोशिश करो। एडिशंस की बात कर रहा हूं मतलब कई बार देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो आते हैं वो कोई बंदा छोड़ के गया, उसकी वजह से रिफिल करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हम लोग ला रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन कहना है कि कई बार हम लोग बिजनेस में एक्सपांशन वगैरह भी प्लान कर सकते हैं, नहीं हो सकता? अगर एक्सपांशन प्लान किया तो मुझे और लोग लगेंगे ना, तो व्हाट अबाउट दैट? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एडिशंस, यानी न्यू रिक्रूटमेंट्स इनटू द बिजनेस। ठीक है, बाय न्यू रिक्रूटमेंट्स बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सपांशन। ओके, तो ये सब हुए हमारे लेबर टर्नओवर के मेथड्स, और इन सब को अगर मैं मर्ज कर दूं तो वो मेथड को कहा जाता है फ्लक्स मेथड। ओके, अब इसको हम लोग फॉर्मूला टर्म्स में कैसे लिखेंगे, वन बाय वन, लेट अस सी दैट। सो वन बाय वन, सबसे पहले देखते हैं सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में क्या किया जाएगा? वेरी सिंपल। आप देखोगे नंबर ऑफ पर्संस लेफ्ट एंड डिस्चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो देखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय
एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। नाउ एवरेज वर्कर नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब हमारे रजिस्टर में जो वर्कर्स का लिस्ट है वहां पे हम लोग देखेंगे ऑन एन एवरेज कितने हैं। अब ये एवरेज कैसे निकालू सर? अच्छा ये सिंपल है, हमारे लिए बड़ा आसान है। एवरेज कैसे निकाल लेंगे हम लोग? सिंपल, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, ओपनिंग बैलेंस, शुरुआत में कितने वर्कर्स थे और एंड में कितने वर्कर्स थे, इन दोनों का एवरेज। सिंपल एवरेज, एज सिंपल एज दैट। शुरुआत में 500 थे, एंड में 600 थे, तो 500 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2, 550, खत्म। गॉट इट? यस। सो वी विल बी कन्वर्टिंग दैट इन परसेंटेज टर्म्स, इसलिए इनटू 100 मैंने वापस से परसेंट लिख के रखा है, लेकिन इसको इनटू 100 किया जाएगा टू गेट इट इन परसेंटेज टर्म्स। अब इसी तरह से रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड में वही देखना है कि यार जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसकी जगह पे कितने जाना है। ध्यान रखना नए लोग नहीं, यार जो वैकेंसी क्रिएट हुआ उसको फिलअप करने के लिए कितने जाना है। सो रिप्लेसमेंट मेथड कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अगेंस्ट सेपरेशंस, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखना पड़ेगा हमें, डिवाइडेड बाय द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अगेन वी विल कन्वर्ट दैट इन परसेंटेज टर्म्स। सिंपल, ठीक है। रिप्लेसमेंट मेथड के बाद नेक्स्ट मैं आता हूं सीधा फ्लक्स मेथड में, ठीक है। क्योंकि कोई एडिशन हो रहा हो, मतलब कोई एक्सपांशन हो रहा हो, ये हर बार नहीं होता ना, कभी कभार होता है, तो हो सकता है सिर्फ रिप्लेसमेंट और सेपरेशन हो। तो अगर ऐसा रहा तो फ्लक्स मेथड में मैं क्या करूंगा, फिर मैं देखूंगा नंबर ऑफ सेपरेशंस एंड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स दोनों सब मिला के मिक्स कर दिया, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, एंड अगेन इनटू 100, ठीक है। अब इसी तरह से एडिशन मेथड में अगर मैं जाऊंगा तो इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं देखूंगा नंबर ऑफ पीपल दैट वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एक्सपांशन, वो देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, दैट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके, एंड टू कन्वर्ट दैट इन परसेंटेज टर्म्स इनटू 100। सिंपल, ओके। चलिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक एक बात बता देता हूं, कभी कभी ये एडिशन भी फ्लक्स में आ सकता है। अगर फ्लक्स में ये एडिशन आ गया देन इन दैट केस थोड़ा सा एक चेंज होगा। हाँ, क्या चेंज होगा सर? वो फ्लक्स में फिर सेपरेशंस के साथ साथ रिप्लेसमेंट्स भी आएंगे और उसके साथ ये न्यू रिक्रूटमेंट वाले एडिशंस भी आएंगे। भैया लैंग्वेज में एक बात का ध्यान रखना, कई बार ना ये लोग लैंग्वेज में वर्डिंग्स चेंज करते रहते हैं, थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं। जैसे एडिशंस को लेके वो लोग कुछ अपना मतलब निकाल लेते हैं, ऐसा हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। मतलब बेसिकली जो छोड़ के गए वो भी, उनकी जगह जो आए वो भी, और एक्सपांशन के लिए जो है वो भी, सब मिला के फ्लक्स मेथड बनेगा। गेटिंग मी? चलो ठीक है। अब इसको जल्दी से एक एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मैं एग्जाम्पल में आ रहा हूं जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर सपोज इतने हैं 150, ठीक है, शुरुआत में, और ये एंड में, ठीक है, ये शुरुआत और एंड में मेरे इतने इतने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अब रिजाइंड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ सॉरी, इज 25 एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द मंथ, यानी हम लोगों ने निकाल दिया वो है 5। मतलब क्या हुआ, जो खुद छोड़ के गए वो 25 है और जिनको हमने निकाल दिया वो है 5, ठीक है। और उनकी जगह पर जो रिप्लेसमेंट्स हुए, जो जगह फिलअप हुए वो 20 है, ठीक है। बस इतना ही दिया है। इसकी मदद से आपको निकालने सारे लेबर टर्नओवर के रेशियोज। कैसे निकालू सर? वेरी सिंपल, एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं सेपरेशन मेथड से अगर निकाल रहा हूं, मुझे बता सकते हो कितने सेपरेशन है? कैन आई से 25 भी और 5 भी, यानी टोटल 30, ठीक है। अच्छा, अब रिप्लेसमेंट्स बताइए कितने हैं, रिप्लेस कितने हुए? 20, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एडिशन से क्या नया कोई रिक्रूटमेंट है क्या, एक्सपांशन के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, है ना। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर आप चाहो तो इसे नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। वैसे आंसर में अगर मैं आ जाऊं तो आंसर में मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात तो मैं निकाल लूंगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, वो तो मुझे कॉमनली लगने वाला है। सो ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग थे 150, क्लोजिंग 250, ठीक है। अब देखो ये कई बार ना मिसमैच होता है। अब आप बोलेंगे सर इतने छोड़ के गए, इतने रिप्लेस हुए, तो 100 कैसे बढ़े? ये मिसमैच ही दिखता है बहुत बार क्वेश्चंस में, तो उसको चैलेंज मत करना, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। अब ऐसे ही रहता है, कुछ नहीं कर सकते उसको देखे। मैच होना चाहिए, बिल्कुल लॉजिकली होना चाहिए, लेकिन होता नहीं कई बार, ठीक है, तो छोड़ दो उसको। तो देखो भाई 150 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 200, ठीक है। अब वन बाय वन मैं अगर यहाँ पे सेपरेशन मेथड को सबसे पहले अप्लाई करता हूं तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट एज वेल एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्चार्ज, है ना। तो यहां पर अगर मैं एक एक करके देखूं तो ये क्या क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट है 25 एंड नंबर ऑफ पीपल डिस्चार्ज इज 5, यानी टोटल मिला के हो गए 30, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर्स जो अभी अभी हमने निकाला 200, यानी 30 डिवाइडेड बाय 200 कितना आएगा? ये 15%, ठीक है। अब इसी तरह से रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट कितने रिप्लेस हुए थे? देखो नंबर ऑफ पीपल हु वर रिप्लेस्ड, है ना। तो नंबर ऑफ पीपल रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, ऐसे ही करना है हमें।
तो कितने रिप्लेस हुए थे, क्वेश्चन भी दिया है ना, 20 हुए थे ना। एवरेज कितने हैं, उतने ही 200। सो 20/200 कितना परसेंट हो गया, 10%। एज सिंपल एज दैट। अब अगर हम फ्लक्स मेथड भी निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का टोटल, सेपरेशन एज वेल एज रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स। ठीक है, तो सेपरेशन कितने थे, 25, और रिप्लेसमेंट कितने हुए, नहीं सेपरेशन 30 थे, सॉरी 30, और रिप्लेसमेंट कितने थे 20, तो दोनों मिला के कितने हो गए 50। देखो लॉस दोनों से है, वो जो 30 छोड़ के गए उसकी वजह से भी, और जो नए दो 20 आए उसकी वजह से भी, सो दोनों मिला लिया 50 ओवरऑल। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 200 कितना परसेंट हो गया, इट इज यस 25%। अब आप चाहो तो डायरेक्टली परसेंटेज भी ऐड सकते हो, ऐड कर सकते हो 15% प्लस 20% प्लस 10%, ऐसा भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बैक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैं एग्जांपल एक और बताता हूं आपको। देखिए, बैक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में क्या होगा, देखो अब यहां पर आपको मान के चलो मैंने आपको सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया, मतलब परसेंटेज ऑलरेडी दे दिया 10%। ठीक है, मैंने रिप्लेसमेंट मेथड का भी आपको परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, और मैंने साथ ही साथ आपको बताया कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर कितने थे। ठीक है, ये थे 16। ठीक है, अब मैंने क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने पूछा है आपको नंबर ऑफ सेपरेशंस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी रेशियो देखोगे ना तो उसमें आपको अलग अलग तरह से उसको देखने की आदत होनी चाहिए। जैसे अगर लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर रिप्लेसमेंट मेथड इज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स, देन एवरेज वर्कर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एलटीआर अंडर रिप्लेसमेंट मेथड। नहीं समझे, चलो बताता हूं, देखो आंसर। हम लोग यहाँ पे एलटीआर अंडर रिप्लेसमेंट मेथड को कंसिडर कर रहे हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग ये, हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एलटीआर, सॉरी डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना। सो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, ये जो एवरेज वर्कर्स है, जो एलटीआर अंडर रिप्लेसमेंट मेथड जो है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ ऐसा, बात तो वही हो गया ना। तो एवरेज वर्कर्स नाउ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एलटीआर अंडर रिप्लेसमेंट मेथड, है ना। चलो ठीक है, कहना है ऐसे कि मुझे एलटीआर अंडर रिप्लेसमेंट मेथड क्वेश्चन भी दिया हुआ है 16, और साथ ही साथ मुझे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स भी दिया हुआ है, आई मीन एलटीआर अंडर रिप्लेसमेंट मेथड इज 8% एंड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 16 ये भी दिया हुआ है। तो 16 डिवाइडेड बाय 8%, दिस शुड गिव मी द एवरेज वर्कर्स। करो कैलकुलेट कितना आ रहा है, आया 200। ठीक है, तो भैया एवरेज वर्कर्स अगर आ गया तो नंबर ऑफ सेपरेशन कितने होंगे, इसी 200 का 10%। तो एलटीआर अंडर सेपरेशन मेथड इज गिवन टू अस एज 10%, जो कि होता है नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स, ऐसे ही कुछ होता है राइट। ये थोड़ा सा कट रहा है लेकिन आई होप कि आप लोग समझ जा रहे हो उसे। ठीक है, मैं भी थोड़ा हट जाता हूं। ओके, तो भैया यहां पर आप जरा समझने की कोशिश करो, यही चीज अगर मैं ऐसा कर दूं, LTR अंडर सेपरेशन मेथड इनटू एवरेज वर्कर्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन। जिन्होंने मिस कर दिया इस एनिमेशन को देखना बराबर समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे LTR अंडर सेपरेशन मेथड इज 10%, एवरेज वर्कर्स कितने हैं, एवरेज वर्कर्स है 200, तो मेरे नंबर ऑफ सेपरेशन कितने होंगे, इट विल बी एग्जैक्टली 20। सो इन शॉर्ट मैंने जो आपको कहा वो क्या है, कि हमें यहाँ पे स्ट्रेट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और बैक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों यहां पर मैंने आपको लेबर टर्नओवर के बारे में बताया है। क्वेश्चंस यहां तक लिमिट नहीं होते, क्वेश्चंस के वैरायटीज बहुत होते हैं, इंक्लूडिंग लॉस अंडर लेबर टर्नओवर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उसको मैं अभी के सेशन में कवर अप नहीं कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये सेशन को मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला, लाइव नहीं ले पाया, कुछ इंटरनेट कनेक्शन का कुछ ज्यादा ही इशू चल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि वो इंटरनेट का इशू है कि मेरे लैपटॉप में इशू है, नॉट श्योर। लेकिन जो भी है, मैंने सोचा कि इसमें आपका लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड करके आप लोगों को यहाँ पे इसमें मैंने कवर कर दिया। कल के सेशन में मैं आप आगे का, इसके आगे का जो जर्नी है उसको कवर अप करूंगा। आज हमने थोड़ा सा थियरी भी देखा, इसलिए ज्यादा बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने लेबर टर्नओवर लेकिन समझ लिया आज। तो कल के सेशन में हम लोग लेबर कैलकुलेशन यानी वेजेस, जिसमें हैलसी, रोवन, ये सब जो आते हैं, इन सबको हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। इसके साथ मैं यहाँ पे आज का सेशन रोक रहा हूं, हम लोग फिर से मिलेंगे कल विद एम्प्लॉय कॉस्ट 2। ओके, चलिए, आई होप दैट दिस सेशन वाज रियली बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। आगे मिलते हैं कल। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।